आपने देखा, ये जादुई यंत्र है जिसको अंग्रेजी में रिमोट बोलते हैं और इसके जरिए टेलीप्रॉम्प्टर को रेगुलेट किया जाता है। आपको अंदर की जानकारी मिलती रहनी चाहिए ताकि ये भ्रम न रहे कि पर्दे पर जो लोग नजर आते हैं वो किसी और ही दुनिया के हैं। हमारे आपके बीच के लोग हैं, उनका काम है आपको वस्तुनिष्ठ ढंग से खबरें बताना। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज के शो में बात कानून के शिकंजे में आए दो लोगों की, एक जो देश से बाहर था और वहीं से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था लेकिन अब गिरफ्त में है। दूसरी खबर है जेल में बंद जेल मंत्री की, जो गिरफ्त में होते हुए भी कानून का मखौल उड़ाते नजर आए, जिन पर जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट के आरोप लगे। और अब जांच कमेटी ने विस्तार से बता दिया है कि तिहाड़ जेल में हो क्या रहा था। बड़ी खबर में पहले बात दिल्ली सरकार में जेल मंत्री सत्येंद्र जैन की। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हर मंच पर जब भी सत्येंद्र जैन से जुड़ा सवाल पूछा जाए तो पलटकर पूछते नजर आते हैं, आप ही बता दीजिए कि सत्येंद्र जैन पर मामला क्या है। तो हमें लगा कि अरविंद केजरीवाल समेत देश की जनता को बता दिया जाए कि मामला क्या है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सत्येंद्र जैन को इसी साल 30 मई को गिरफ्तार किया था। ईडी ने दावा किया था कि साल 2015-16 में सत्येंद्र जैन से जुड़ी कंपनियों को 4 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई। ये जिन कंपनियों से मिली थी वो शेल कंपनियां थीं, यानी कि कागजी। ईडी का आरोप था कि यह पैसा हवाला के माध्यम से कोलकाता स्थित एक कंपनी को कैश ट्रांसफर करने के बदले में प्राप्त हुआ। ईडी ने कहा था इस पैसे का इस्तेमाल जमीन खरीदने या दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में खरीदी गई कृषि भूमि पर लोन चुकाने में इस्तेमाल किया गया था। अप्रैल 2022 में ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए 2002 के तहत जैन और उनके परिजनों से जुड़ी कंपनियों की 4.81 करोड़ की अचल संपत्ति जब्त की। इन कंपनियों के नाम अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड हैं। इसे लेकर ईडी ने क्या दर्ज किया? प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की और उसके बाद पीएमएलए 2002 के तहत उनके परिवार और फर्मों से संबंधित रुपए आपको बताया 4.81 करोड़, इसकी अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया। ईडी के मुताबिक दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन और उनकी पत्नी इन कंपनियों में शेयर होल्डर थे। इस पूरे मसले पर ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत साल 2017 में केस दर्ज किया था। दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी ने अपनी सफाई में कहा कि ईडी जिन कंपनियों में भ्रष्टाचार का दावा कर रही है उनसे उन्होंने 2013 में ही इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद हुई घटनाओं के बारे में उन्हें जानकारी नहीं और ना ही वो इससे जुड़े हैं। ये दोनों पक्ष हो गए। गिरफ्तारी के बाद सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल भेजा गया। अक्टूबर में ईडी ने दिल्ली के एक कोर्ट में हलफनामा दिया फिर कि सत्येंद्र जैन जेल में ऐशो आराम से भरा समय बिता रहे हैं, हेड मसाज, फुट मसाज और पीठ की मालिश करवा रहे हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, घर का खाना भी। इसके बाद आती है तारीख 14 नवंबर की। इस दिन सोशल मीडिया पर तिहाड़ जेल का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल होता है जिसमें सत्येंद्र जैन मसाज कराते नजर आते हैं। एक फुटेज में सत्येंद्र जैन बेड पर लेटे दिख रहे हैं और कोई दस्तावेज भी देख रहे हैं। इस दौरान एक शख्स उनके पांव की मालिश कर रहा है। वीडियो वायरल हुआ तो विपक्षी दलों ने दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। जवाब में आम आदमी पार्टी की ओर से सफाई आई कि सत्येंद्र जैन बीमार है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि डॉक्टर ने सत्येंद्र जैन को फिजियोथेरेपी की सलाह दी थी, इसलिए उन्हें जेल में मसाज नहीं फिजियोथेरेपी दी जा रही है। बीजेपी बीमारी का मजाक बना रही है। इसके बाद एक के बाद एक वीडियो आने लगते हैं। किसी वीडियो में सत्येंद्र जैन अपने बैरक में ही लोगों से मिलते जुलते नजर आते हैं तो किसी में जेल के सीनियर ऑफिशियल्स उनके साथ मीटिंग करते दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि सत्येंद्र जैन जेल में ठीक खाना न मिलने की शिकायत भी करते हैं और 28 किलो वजन कम हो जाने की बात भी कहते हैं। फिर एक और वीडियो आता है जिसमें वो ड्राई फ्रूट और सलाद जैसी चीज़ें खाते नजर आते हैं। वीडियो देखने से पता चल रहा है कि खाना जेल का तो नहीं है। इन सब के बीच ये भी पता चलता है कि जो फिजियोथेरेपी दे रहा था मनीष सिसोदिया के मुताबिक वो रेप के इल्जाम में जेल में बंद है। जेल में वीआईपी सुविधा देने पर विवाद शुरू हुआ तो 14 नवंबर को जेल नंबर 7 के सुपरिटेंडेंट अजित कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। इससे पहले 4 नवंबर को डीजी जेल संदीप गोयल को भी पद से हटाकर हेडक्वार्टर से अटैच कर दिया गया। इस पूरे मामले में तिहाड़ जेल के 50 से ज्यादा कर्मचारियों पर कार्रवाई भी हुई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ और प्रिंसिपल सेक्रेटरी विजिलेंस की एक जांच कमेटी बनाई जिसने पूरे मामले पर अपनी जांच रिपोर्ट पेश की है। यह है आज की खबर।
क्या है इस रिपोर्ट में, एक एक करके समझ लेते हैं। केस तो अब सबको समझ में आ ही गया होगा। पहला बिंदु, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सत्येंद्र जैन के सेल में मामले के सह आरोपियों अंकुश जैन, वैभव जैन और एक दूसरे मामले में आरोपी संजय गुप्ता का आना जाना लगा रहता था। कई बार इनकी ये मुलाकात तय समय के बाद भी होती थी, यानी जब सूर्यास्त के बाद कैदियों की आवाजाही पर रोक लग जाती है तब भी। दूसरा बिंदु, जेल के सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि जेल के कई कैदी सत्येंद्र जैन की सेवा में लगे रहते थे। मसाज करने, कमरे की साफ सफाई करने से लेकर उनके लिए खाना लाने तक का काम शामिल है। जेल नंबर 7 के तत्कालीन सुप्रिंटेंडेंट अजित कुमार ने जांच कमेटी को बताया था कि सत्येंद्र जैन से प्रेम और लगाव होने की वजह से ये लोग ऐसा करते थे। कमेटी ने इसे जेल के अनुशासन और नियमों के खिलाफ पाया और अजित के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। तीसरा बिंदु, वायरल वीडियो में सत्येंद्र जैन का मसाज कर रहा शख्स कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बल्कि नाबालिग से रेप का आरोपी रिंकू था। रिंकू ने जांच कमेटी को बताया कि उसे फिजियोथेरेपी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो शादियों में घोड़ी सप्लाई करने का काम करता था। उसने स्वेच्छा से नहीं बल्कि जेल के अधिकारियों के कहने पर सत्येंद्र की मसाज शुरू की। रिंकू ने जांच कमेटी से कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे इसकी सजा मिलती। रिंकू ने कहा कि मसाज के बदले उसने सत्येंद्र जैन के सेल से पानी की एक बूंद तक नहीं ली थी। रिपोर्ट के मुताबिक रिंकू ने रोते हुए अपनी जान को खतरा बताया और कहा कि एक वर्दीधारी जेल अधिकारी ने उसे हाई रिस्क जेल में भेजने की धमकी दी थी। चौथा बिंदु, सत्येंद्र जैन के कमरे में सफाई करते नजर आ रहे अफसर अली ने बताया कि वो पहले ये काम संजय गुप्ता की सेल में करता था। एक दिन गुप्ता ने उसे सत्येंद्र जैन के कमरे की सफाई करने के लिए कहा। अफसर अली ने बताया कि उसका जेल अकाउंट कार्ड संजय गुप्ता इस्तेमाल करता था। जेल अकाउंट कार्ड के जरिए कैदियों को हर महीने 7,000 रुपए तक इस्तेमाल करने की इजाजत होती है। अफसर अली ने कहा कि उसके कार्ड में संजय गुप्ता ही पैसा डलवाता था और इस्तेमाल करता था। अजित कुमार के सस्पेंड होने के बाद सत्येंद्र जैन ने अफसर अली से काम बंद करने के लिए भी कहा था। पांचवा बिंदु, पॉक्सो एक्ट में बंद एक कैदी मनीष ने बताया कि वो जेल वार्डन विकास के कहने पर सत्येंद्र जैन की सेल में काम करता था। यह भी कि विकास ने कई बार उसके जेल अकाउंट कार्ड में पैसे डलवाए जिससे वो सत्येंद्र के लिए कैंटीन से फल खरीद कर लाता था। मनीष ने भी स्वीकार किया कि वो अपनी इच्छा से नहीं बल्कि जेल अधिकारियों के दबाव में सत्येंद्र जैन के खिलाफ के लिए काम करता था। इसके अलावा कैदी सोनू सिंह और दिलीप कुमार ने भी स्वीकार किया कि वो जेल स्टाफ के दबाव में सत्येंद्र जैन के लिए काम करता था। छठवां बिंदु, जैन को सेवा देने वाले कैदियों रिंकू, मनीष, अफसर सोनू और दिलीप की गवाही से जेल अधिकारियों का प्रेम और लगाव वाला दावा अपने आप खारिज हो गया। जेल अधिकारियों के दबाव में कैदी सत्येंद्र जैन का काम कर रहे थे। सातवां बिंदु, सितंबर और अक्टूबर के महीने का मुलाकात रिकॉर्ड बताता है कि सत्येंद्र जैन के परिवार ने मुलाकात के लिए तय स्थान के साथ साथ जेल की ड्योढ़ी में भी उनसे मुलाकात की, जबकि इसके लिए जेल के अधिकारियों से कोई ऑफिशियल परमिशन नहीं ली गई थी। जेल नंबर 7 की ड्योढ़ी में सत्येंद्र जैन के परिवार की कई बार एंट्री को कमेटी ने जेल मैनुअल का गंभीर उल्लंघन माना। आठवां बिंदु, ईडी ने जो वीडियो फुटेज दिया उसके मुताबिक जेल सुप्रिंटेंडेंट अजित कुमार ने सत्येंद्र जैन से उनके सेल में 15 मिनट मुलाकात की। इतना ही नहीं, 6 अक्टूबर को डीजी जेल संदीप गोयल ने करीब 50 मिनट तक सत्येंद्र जैन से मुलाकात की थी। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के निष्कर्ष में कहा कि तिहाड़ जेल प्रशासन जिस तरीके से काम कर रहा था उसे नकारा नहीं जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता। इससे जेल की छवि को नुकसान हुआ। इन अनियमितताओं में शामिल कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि नजीर बने। जेल के कैदियों को इस तरह मसाज, साफ सफाई और व्यक्तिगत कामों में लगाने के बारे में जेल का मैनुअल क्या कहता है? क्या कोई कैदी अपना पर्सनल काम किसी दूसरे कैदी से करवा सकता है? सुनिए इस पर तिहाड़ जेल के पूर्व प्रवक्ता सुनील गुप्ता का क्या कहना है। क्योंकि आप क्या होता है, जो प्रिजनर्स की लेबर होती है उसको आप सरकारी काम के लिए तो ले सकते हो, पर आप प्राइवेट काम के लिए नहीं ले सकते। यहाँ पे आप प्रिजनर्स की जो लेबर है उसको आप प्राइवेट काम के लिए जो है यूज कर रहे हो, जो कि टोटली इनएडमिसिबल है। दूसरी बात जो आपने कही कि जैसे इनके यहाँ पोछा वगैरह लगा रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं प्रिजनर, जो जेल मैनुअल है वो ये कहता है कि जो एक प्रिजनर है वो अपना वार्ड एंड यार्ड जो है साफ रखेगा। अब जैसे सेल में है तो ये इनकी ड्यूटी बनती है कि ये अपनी सेल को जो है साफ रखना और उसके बाहर भी जो है उसको साफ रखना। पर अगर ये मेडिकली अनफिट है, अगर ये मेडिकली अनफिट है, जो कि इनके उस पर नहीं लिखा हुआ कि मेडिकली अनफिट है, अगर ये मेडिकली अनफिट है तब सुप्रिंटेंडेंट जेल जो है इनको इनके पास भेज सकता है झाड़ू पोछा लगाने के लिए किसी को। पर वो जो जिसकी भी ड्यूटी लगेगी वो सरकारी तौर पे लगेगी और जो भी वो झाड़ू पोछा लगाएगा उसके लिए वो सरकार से पैसे चार्ज कर सकता है, जो कि इस केस में नहीं लग रहा क्योंकि इसमें अंडर ट्रायल जो है ये ऑन देयर ओन लगता है कि वो आके झाड़ू पोछा वहां पे लगा रहे थे। आपने नियमों के बारे में सुन लिया। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि सत्येंद्र जैन और उनके परिजनों पर जेल नियमों के उल्लंघन कर
जो मुलाकात करने की बात है वो सही साबित हुई। अब इसके नियम क्या हैं? हमने बार बार आपको बताया कि ड्योढ़ी में मुलाकात हुई, क्या कोई बाहरी व्यक्ति जेल की ड्योढ़ी में आ सकता है? ये भी समझ लेते हैं। देखिए, जो पहली बात आपने कही है कि जेल ड्योढ़ी क्या होती है। ड्योढ़ी है ये हमारे यहाँ पे पहले पंजाब जेल में अप्लाई होता था। ड्योढ़ी का मतलब होता है जो रिसेप्शन एरिया होता है। जो रिसेप्शन एरिया होता है उसको ड्योढ़ी कहते हैं। जो शुरू शुरू का एरिया होता है, जैसे कोई मेहमान आया तो वो आके उसको जहाँ बिठाएंगे उसको ड्योढ़ी कहते हैं। तो जो जेल की जो ड्योढ़ी होती है, जैसे आप जेल के अंदर एंटर करते हैं तो उसमें एंटर करते ही जहाँ पे प्रिजनर की सर्च होती है, प्रिजनर का जो सामान वगैरह होता है उसकी सर्च होती है, जहाँ पे सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगे होते हैं, और वहां पे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी होता है। जो जेल का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होता है वो ड्योढ़ी में ही होता है। तो जैसे पूनम जैन जी जो है, जो उनको मिलने गई हैं, उनकी जो मुलाकात है ये ड्योढ़ी में हुई। जनरली जितने भी इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर होते हैं उनकी मुलाकात ड्योढ़ी में ही होती है, जबकि लीगली ये टोटली मना किया हुआ है। हमारे यहाँ जो मुलाकात का प्रोसेस है वो ये है कि पहले वो पीआरओ पे जाएंगे। हमारे हर एक जेल के पीआरओ होते हैं बाहर। पीआरओ पे वो जाते हैं, उसकी अपनी मुलाकात वगैरह उनके नाम पे रजिस्टर्ड करवाते हैं, और उसके बाद जो है एक मुलाकात प्लेस होता है जिसको मुलाकात जंगला कहते हैं। मुलाकात जंगले में एक साइड पे प्रिजनर खड़ा होता है, एक साइड पे उसके मिलने वाले खड़े होते हैं, और वो आपस में बातचीत कर सकते हैं। उसमें बीच में फोन लगे होते हैं, उस फोन पे जो है एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो जनरली ये मुलाकात हफ्ते में 2 बार ऐसे होती है। पर अगर आपने ड्योढ़ी में मुलाकात करवा रहे हैं तो ये एक आम आदमी के लिए जो मुलाकात के रूल्स हैं उसका वायलेशन है। आपने गौर किया, एक बिंदु पर बार बार बात हो रही है कि जेल मंत्री अभी भी हैं सत्येंद्र जैन, यानी आम आदमी पार्टी, और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं लिया, और इस बात को लेकर खूब आलोचना भी हो रही है। विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट की वजह उनका उसी महकमे का मंत्री होना भी है। इससे जेल की व्यवस्था किस तरह से प्रभावित होती है, सुनिए। हाँ, देखिए, जो जेल मैनुअल है, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि प्रिजन जो है स्टेट सब्जेक्ट है, और जैसे दिल्ली प्रिजन है, दिल्ली प्रिजन टोटली दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आती है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं है, कोई रोल नहीं है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेस भी हैं वो भी दिल्ली प्रशासन के उसमें काम करती हैं, और दिल्ली प्रशासन उसका जो है पेमेंट वगैरह करता है। महीने 2 महीने 3 महीने बाद जो है पेमेंट का, वो सब दिल्ली सरकार के अंदर आती है। ऐसा कभी भी मेरी याद में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आपका जेल मंत्री जो है वो जेल के अंदर आ गया और अभी भी जेल मंत्री है, उसने कोई रिजाइन भी नहीं दिया, किसी ने उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी नहीं किया, वो जेल के अंदर है, प्रैक्टिकली तो जेल मंत्री है। अब जब जेल मंत्री है, वो जेल के अंदर है, जेल के अंदर सो रहा है, तो उसको जो है जो जो जेल मंत्री के साथ जो है, जो उसके रूल्स वगैरह जो अटैच्ड हैं, जैसे जेल मंत्री के साथ रूल्स कहते होंगे, जब वो जाएगा उसको कोई सीनियर ऑफिसर रिसीव करेगा, या जो भी चीजें हैं वो चीजें भी इसमें साथ ही जो है एप्लीकेबल होनी चाहिए। अगर इन्होंने रिजाइन कर दिया होता है या इनका वो डिसमिस अगर हो गए होते तब बात दूसरी थी। अब ये क्योंकि अभी जेल मंत्री भी साथ चल रहे हैं, और साथ साथ जो है जो सुप्रिंटेंडेंट जेल है उसके लिए बड़ी दुविधा की बात हो जाती है कि वो इनको जेल मंत्री ट्रीट करे या प्रिजनर ट्रीट करे। तो इसीलिए जो जो भी हम सुविधाओं वगैरह की बात कर रहे हैं, ये सारी उसी कंफ्यूजन की वजह से सारी सुविधाएं जो है उनको दी जा रही हैं। आपने जांच कमेटी की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु जान लिए, इस मामले में जानकार क्या कहते हैं ये भी जान लिया। अब जानिए कि रिएक्शंस किस तरह की आई। विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का पक्ष सुनिए। जो लोग अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं और दूसरों को बेईमान बताते हैं, वो कितने बेईमान हैं ये जनता को पता होना चाहिए। और सीना चोरी वाली बात है कि एक तरफ चोरी चकारी करके जेल में बैठे और फिर जेल में पूरी व्यवस्था करके आराम फरमा रहे हैं। तो ये दुनिया को पता होना चाहिए कि किस प्रकार से इन्होंने। हमने इस प्रकरण पर आम आदमी पार्टी का भी पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
इस मामले में जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, लेकिन पहले एक ज़रूरी सूचना। अभी स्क्रीन पर आपको मीनाक्षी लेखी नज़र आ रही थी। इनके पिता देश के चर्चित वकील रहे हैं और इनका जिक्र हुआ जब पिछले दिनों लल्लन टॉप के न्यूज़ रूम में रिकॉर्ड हुआ गेस्ट इन द न्यूज़ रूम। ये लल्लन टॉप का वो कार्यक्रम है जिसमें हम अलग अलग क्षेत्रों के महारथियों को बुलाते हैं और सब पत्रकार मित्र मिलकर उनसे उनके हिस्से के, उनके जो काम है उससे जुड़े सवाल पूछते हैं। इस बार गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में हमारे मेहमान थे देश के मशहूर फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट, ऐसे डॉक्टर जिन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या समेत कई महत्वपूर्ण मामलों में गवाही दी, जांच की, पोस्टमार्टम से लेकर अलग अलग मसलों में वो शामिल रहे। डॉक्टर तीरथ दास डोगरा। एडवोकेट लेखी का जिक्र इसलिए आया क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या के मामले में जब कोर्ट में जिरह हुई तो एडवोकेट लेखी, एडवोकेट सोढ़ी और एडवोकेट जेठमलानी ही थे जिन्होंने कटघरे में जो विटनेस बॉक्स में खड़े लोग थे उनसे जिरह की थी, इसलिए आपको ये जिक्र किया। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम आप देख सकते हैं शनिवार को ये दोपहर में 12 बजे लल्लन टॉप की ऐप पर आ जाएगा। इट्स अ मस्ट वॉच एपिसोड। इस तरह की और भी कहानियां आपको गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में मिलती रहेंगी। अब हम बढ़ते हैं बड़ी खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। पंजाब के सीएम भगवंत मान, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल आधी रात से जिस खबर की चर्चा थी, मान ने उसकी पुष्टि की। कहा कि मैं राज्य का मुखिया होने के नाते आपको बताने आया हूं कि गोल्डी बराड़ को अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिरासत में ले लिया गया है। ये गैंगस्टर कल्चर बड़ी जल्दी, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, पंजाब में बड़ी जल्दी गैंगस्टर कल्चर आपको खत्म मिलेगा। वो बाहर बैठे हैं इसलिए हमें थोड़ा थ्रू द चैनल जाना पड़ रहा है। रिसेंटली अभी हमने गोल्डी बराड़ को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था होम मिनिस्ट्री से, तो अभी हमें पता चला है वो डिटेन हो गया है। जल्दी ही उसको यहाँ पे लाया जाएगा। बड़ी बड़ी हत्याओं में उसका हाथ है और कानून के मुताबिक उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी और परिवारों को इंसाफ। कौन है ये अपराधी गोल्डी बराड़? पंजाब के मुख्तसर साहिब का रहने वाला एक पुलिस वाले का लड़का गैंगस्टर कैसे बन गया और कैसे ये इतना बड़ा अपराधी बन गया कि कनाडा में बैठकर भारत में अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहा था? ये सारे सवाल हम सबके मन में थे। मई के आखिर में सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने पंजाब को स्तब्ध किया था और कई दिनों तक टीवी, अखबार और डिजिटल मीडिया की सुर्खियों में 3 नाम छाए रहे थे: मूसेवाला, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़। गोल्डी बराड़ ने फेसबुक पोस्ट लिखकर मूसेवाला की हत्या की तब जिम्मेदारी ली थी। पासपोर्ट पर गोल्डी बराड़ का असली नाम सतेंद्र सिंह लिखा है। तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का करीबी साथी है। बिश्नोई के साथ मिलकर ही गोल्डी पंजाब में हत्या, किडनैपिंग, फिरौती और वसूली का नेटवर्क चलाता रहा। लेकिन मूसेवाला की हत्या से पहले गोल्डी बराड़ को पंजाब से बाहर शायद ही कोई जानता था। अपराध की दुनिया से गोल्डी का पहला साबका पड़ा उसके चचेरे भाई के मर्डर के बाद। गुरलाल बराड़ गोल्डी का चचेरा भाई था। वो बिश्नोई का भी नज़दीकी बताया जाता था। लॉरेंस बिश्नोई जब कॉलेज में था तब उसने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नाम से एक संगठन बनाया था और गुरलाल इस संगठन का एक समय अध्यक्ष रहा। लेकिन अक्टूबर 2020 में गुरलाल की हत्या कर दी गई। चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में एक नाइट क्लब के सामने बेरहमी से कत्ल हुआ था। गोल्डी बराड़ को भाई की हत्या का बदला लेने का भूत सवार था। आरोप लगा कि गुरलाल को यूथ कांग्रेस के नेता गुरलाल सिंह पहलवान ने मारा है। गोल्डी ताक में था। कुछ ही महीने बीते और 18 फरवरी 2021 को गुरलाल सिंह पहलवान की भी हत्या कर दी गई। 34 साल के गुरलाल सिंह पहलवान को 2 अज्ञात बदमाशों ने गोलियों से भून दिया और इस हत्या के मुख्य आरोपी के रूप में नाम आया गोल्डी बराड़ का। इस मामले में पिछले साल फरीदकोट की अदालत ने गोल्डी बराड़ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। आरोप के मुताबिक गोल्डी ने जठेड़ी गैंग के छोटू और राजन को इस मर्डर के लिए हायर किया था। 2017 में बराड़ स्टूडेंट वीजा पर कनाडा गया था। वहीं से अपनी गैंग चलाने वाला गोल्डी बराड़ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और एनसीआर में रंगदारी के लिए बदनाम हुआ। इसमें बिश्नोई गोल्डी का माई बाप रहा। इस साल 1 मई को पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने गोल्डी बराड़ गैंग के 3 सदस्यों को बठिंडा से गिरफ्तार किया था। आरोप है कि ये लोग एक बड़े कारोबारी से वसूली का प्लान बना रहे थे। लेकिन इन सबके बाद 29 मई 2022 की शाम को 28 साल की उम्र में सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है। पंजाब के मानसा में थार गाड़ी से जा रहे मूसेवाला को घेर कर 30 राउंड फायर गोलियां की गई। 24 गोलियां मूसेवाला के शरीर में जा लगी। हत्या के कुछ देर बाद कथित तौर पर गोल्डी ने अपने फेसबुक पर मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली। पुलिस ने इस केस में गोल्डी बराड़ को मुख्य आरोपी माना। 10 जून को इंटरपोल ने गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। उस पर कुल 21 केस दर्ज हैं, जिसमें 11 आपराधिक मामले हैं। बीते नवंबर के महीने में गोल्डी बराड़ का नाम एक बार फिर खबरों में आया। 10 नवंबर को डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर प्रदीप सिंह की हत्या कर दी जाती है।
प्रदीप पर बेअदबी का आरोप था। गोल्डी ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। इसके बाद गोल्डी के खिलाफ एक बार फिर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया और आज सुबह खबर आई कि उसे हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि गोल्डी 20 नवंबर को कैलिफोर्निया में लोकेट किया गया। इसके बाद ही उसे पकड़ लिया गया, लेकिन इस बारे में ना तो कोई आधिकारिक जानकारी आई और ना ही अमेरिकी सरकार की तरफ से ही इसकी पुष्टि की गई थी। गोल्डी पकड़ में कैसे आए, इस बारे में भी हमने बात की लंबे समय से क्राइम कवर रहे ट्रिब्यून अखबार के संवाददाता जुपिंदरजीत सिंह से। सुनिए। तो गोल्डी बरार को अमेरिका में वो कैसे पहुंचा, ये भी एक मिस्ट्री है। उसको कैसे डिटेन किया गया, ये एक मिस्ट्री है। लेकिन एक पुख्ता जानकारी है कि इंडियन गवर्नमेंट ने और एजेंसीज ने इस न्यूज को बाहर नहीं आने दिया, एटलीस्ट फॉर लास्ट 6-7 डेज। तो उसमें जो हमें बात समझ में आ रही है कि एक बैक रूम चैनल चल रहा था कि बिना इसकी खबर को बाहर निकाले, जिससे गोल्डी बरार को बचाने के लिए भी बहुत एजेंसीज आगे आ सकती हैं। बिकॉज इफ यू रिमेम्बर तो कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ गोल्डी बरार का लिंक रहा है और इसलिए ऐसा लग सकता है कि वो उसको कनाडा की बजाय अमेरिका में उसको बुलाया जाए, वहां उसको रखा जाए जहां उसको असाइलम मिल सके, या अमेरिकन लॉज आर मोर स्ट्रिक्ट देन अदर्स, तो इस इंडिया में उसकी एक्स्ट्रेडिशन ना हो सके। तो एक्स्ट्रेडिशन एक बड़ा लेंथी प्रोसेस है, उसके लिए आपको पहले उसकी पूरी इन्वॉल्वमेंट प्रूव करनी पड़ती है इन दी कोर्ट ऑफ द अदर कंट्री, तो एक्स्ट्रेडिशन होती है। तो ये बैकरूम चैनल डिप्लोमेसी चल रही थी और अभी मुझे लगता नहीं कि वो इतनी सक्सेसफुल हुई होगी, इसीलिए ये न्यूज अब बाहर आ गई है। तो अभी तक जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है वो सिर्फ पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गुजरात में जो कैंपेन कर रहे हैं इस वक्त आम आदमी पार्टी के लिए, तो उन्होंने वहां पे रिपोर्टर्स को बोलते हुए बोला कि हाँ, गोल्डी बरार को डिटेन किया गया है। तो अभी भी वो ऑफिशियली अरेस्टेड नहीं है वहां। एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या गोल्डी बरार का कोई इंटरनेशनल नेटवर्क है, क्या बाहर से भी उसे कोई सपोर्ट मिल रहा था? इस पर भी विद्वान को सुनिए। और इस समय पंजाब में जो गोल्डी बरार है वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है गैंगस्टर्स में, आर्म स्मगलर्स में और पुलिस के अनुसार खालिस्तानी टेररिस्ट के साथ भी। बिकॉज उसका अभी तक जितना भी रोल रहा है उसका पर्सनल एनमिटी में रहा है, चाहे उसने 2 शूटर्स को मारा हो, जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ काम किया था, या उसने गुरलाल पहलवान को मारा हो या किसी को भी मारा, वो एक गैंगस्टर एक्टिविटी थी। लेकिन प्रदीप सिंह जो एक डेरा फॉलोअर को मारा, तो वो डेरा फॉलोअर्स जो हैं, डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर्स, उनके खिलाफ जो पंथिक जो एजेंसीज हैं, पंथिक जो हमारी ग्रुप्स हैं और टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो काफी उनके खिलाफ हैं और पहले भी टारगेट किलिंग्स होती रही हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर की गई हैं। बड़ी खबर में आज इतना ही। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी संयुक्त राष्ट्र परिषद से है। भारत ने कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की अध्यक्षता आधिकारिक तौर पर संभाली। भारत को दिसंबर के महीने के लिए यूएनएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। इस दौरान यूएन में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने भारत में लोकतंत्र पर सवाल उठाने वालों को दो टूक जवाब दिया। सुनिए उनका बयान। We don't need to be told what to do on democracy. India is perhaps the most ancient civilization in the world, as all of you know. In India, democracy had roots going back to 2,500 years. 2,500 years. We were always a democracy. The Shakyas and the Lichavis, to those of my Indian friends who are here. And coming down to very recent times, we have all the pillars of democracy that are intact. Legislature, executive, judiciary, and the fourth estate, the press, and a very vibrant social media. So the country is the world's largest democracy, as you know. आगे रुचिरा ने यह भी कहा कि हम हर 5 साल में चुनाव के रूप में दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी आयोजित करते हैं। दूसरी सुर्खी इसका संबंध छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आज बड़ा हादसा हुआ। जगदलपुर मुख्यालय से 11 किलोमीटर दूर ग्राम मालगांव में छुई खदान अचानक धंस गई। इसकी चपेट में आने से अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है।
ललन टॉप शो लिखे जाने तक जो जानकारी आई थी उसके मुताबिक खदान में अभी करीब 5 लोगों के और फंसे होने की आशंका है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तीसरी सुर्खी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से आई। बीते दिन से सोशल मीडिया पर जेएनयू कैंपस की कुछ तस्वीरें वायरल हैं। इसमें दीवारों पर ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मणों कैंपस खाली करो जैसे नारे लिखे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा वैश्य समुदाय को लेकर भी कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने इस पर नाराजगी भी दिखाई, अलग अलग किस्म की प्रतिक्रियाएं आई। इसमें अपडेट यह है कि जेएनयू की वाइस चांसलर शांति श्री धुलीपुड़ी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हम घटना की कड़ी निंदा करते हैं, इस पर गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है, ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जेएनयू प्रशासन इंक्वायरी कर रहा है। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली में अनजान व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A और B, 505, 506 और 34 के तहत शिकायत दर्ज कराई है। सोशल मीडिया पर तो इसके बाद से प्रतिक्रियाओं का दौर चल ही रहा है। चौथी सुर्खी उत्तर प्रदेश से है। यूपी के कानपुर की सीसामऊ विधानसभा से विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता इरफान सोलंकी, इन्होंने आज पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में जाकर सरेंडर कर दिया। इसकी नौबत क्यों आई? इरफान को क्यों अपने भाई रिजवान सोलंकी के साथ कानपुर के पुलिस कमिश्नर ऑफिस में जाना पड़ा? वो लंबे वक्त से फरार चल रहे थे। कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर रखा था, इसीलिए वो कमिश्नर बीपी जोगदंड के ऑफिस में पहुंचे। पर सरेंडर करने पहुंचे तो फेसबुक पेज पर लाइव भी थे और समर्थकों के साथ भी। आज तक न्यूज चैनल से जुड़े सिमर चावला की रिपोर्ट के मुताबिक कानपुर पुलिस ने 8 नवंबर को इरफान और रिजवान सोलंकी पर एक महिला के साथ भूमि विवाद के बाद दंगा और आगजनी करने का मामला दर्ज किया था। महिला ने लोगों पर उसके घर को जलाने का इल्जाम लगाया था। एफआईआर शहर में डिफेंस कॉलोनी जाजमऊ की नजीर फातिमा की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई। केस दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम ने सपा विधायक और उनके भाई के घर छापेमारी की, लेकिन वो मौके पर नहीं मिले थे। इसके अलावा सपा विधायक इरफान सोलंकी पर फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर हवाई यात्रा करने का केस भी दर्ज किया गया है। पुलिस का दावा, आधार कार्ड में तस्वीर इरफान की लेकिन नाम अशरफ अली का लिखा था। पांचवी सुर्खी देश की संसद से आई। इस बार संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू हो रहा है और इसे मौजूदा संसद भवन में ही आयोजित किया जाएगा। कुल 23 दिनों तक चलने वाले सत्र में 17 बैठकें होंगी। सत्र में बहुराज्य सहकारी समितियों की जवाबदेही बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया में सुधार करने वाले बिल समेत 16 नए बिल पेश करने की योजना है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान नेशनल डेंटल कमीशन बिल को भी पेश किया जा सकता है। इस बिल में एक नेशनल डेंटल कमीशन को बनाने और डेंटिस्ट एक्ट 1948 को खत्म करने का प्रस्ताव है। इस दौरान हमारा कार्यक्रम शुरू होगा संसद में आज, जिसमें आप विस्तार से गतिविधियां जो हुई हैं संसद के दोनों सदनों में उनके बारे में जान सकते हैं और जो भी महत्वपूर्ण बिल संसद के पटल पर रखे जाएंगे उनके बारे में भी विस्तार से ललन टॉप आपको बताएगा। छठवीं सुर्खी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी एलआईसी से जुड़ी है। जब म्यूचुअल फंड्स अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश से किनारा कर रही हैं, इस दौर में सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी ने अडानी ग्रुप में खूब इन्वेस्टमेंट किया है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2020 के बाद से सिर्फ 8 तिमाहियों में एलआईसी ने अडानी ग्रुप की शेयर मार्केट में लिस्टेड 7 में से 4 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी तेजी से बढ़ाई। इतना ही नहीं, अडानी समूह की एक कंपनी में तो एलआईसी ने दिल खोलकर निवेश किया और इस कंपनी में अडानी का निवेश 6 गुना तक बढ़ गया। आज की तारीख में अडानी ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनियों में एलआईसी की हिस्सेदारी की कुल बाजार मूल्य 74,142 करोड़ रुपए है। यह अडानी समूह के कुल बाजार मूल्य का करीब 3.9% है। अडानी ग्रुप का कुल बाजार मूल्य यानी कारोबारी साम्राज्य 18,98,000 करोड़ रुपए का है। अडानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी, ये कंपनी कौन सी है? अडानी एंटरप्राइजेज। इसमें एलआईसी की हिस्सेदारी सितंबर 2020 में 1% से कम थी, जो बढ़कर 4.02% हो गई। अडानी टोटल गैस में एलआईसी की हिस्सेदारी 1% से बढ़कर 5.77% हो गई। अडानी ट्रांसमिशन में 2.42 से बढ़कर 3.46। अडानी ग्रीन एनर्जी में पहले हिस्सेदारी 1% थी, जो बढ़कर 1.15% हो गई। एकमात्र कंपनी अडानी पोर्ट से, जहां एलआईसी की हिस्सेदारी पहले भी 9.61% थी और अब भी उतनी ही है। हालांकि 2 अन्य कंपनियां अडानी पावर और अडानी विल्मर में भी एलआईसी की हिस्सेदारी 1% से कम है। अडानी समूह की कंपनियों में एलआईसी की हिस्सेदारी में पिछले 2 बरस में करीब 10 गुना का इजाफा हुआ है। सितंबर 2020 में अडानी समूह में एलआईसी की हिस्सेदारी 7,304 करोड़ थी, जो सितंबर 2022 में बढ़कर 74,142 करोड़ रुपए हो गई। 30 जून 2022 तक की एलआईसी ने शेयर मार्केट में करीब 9.3 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है, जिसमें 7.8% का निवेश सिर्फ अडानी समूह की कंपनियों में है। यह आंकड़ा गुरुवार 1 दिसंबर को बंद बाजार भाव के हिसाब से लिया गया है। इस पर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ये थी सुर्खियां। आखिरी में चलते हैं गुजरात की तरफ।
आज दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनासकांठा के कांकरेज, पाटन और आनंद जिले के सोजित्रा और फिर अहमदाबाद के सरसपुर में जनसभा की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सुनिए। आ कांग्रेस की टेव केवी थी, लटकाना, अटकाना और भटकाना। तमारा घर में वडीलो होय 70 वर्षना 80 वर्षना, तो एमने पूछજો कि तमे नाना હતા ત્યારથી નર્મદાનું નામ સાંભળતા હતા કે નહોતા સાંભળતા? તો એ કહેશે હા. તમે એમને પૂછજો કે નર્મદાનું પાણી આવશે એવું તમને કોંગ્રેસની બધી સરકારો કહીને ગઈ હતી કે નહોતી ગઈ? તો કહેશે હા, પણ કોઈ નર્મદાનું પાણી લાવ્યું નહોતું. એટલું જ નહીં, આ સરદાર સરોવર ડેમ ન બને એના માટે જેટલા રોડા નાખવાનો એ કોંગ્રેસે નાખ્યા હતા. અને જે લોકો સરદાર સરોવર ડેમને અટકાયો હતો, કોર્ટ કચેરીઓમાં લઈ ગયા હતા, દુનિયામાંથી આપણને પૈસા મળે એના માટે બધું પ્રતિબંધો લગાવી દીધા હતા. એમને ખભે હાથ મૂકીને કોંગ્રેસના नेता पदयात्रा करे। बोलो। नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मेहसाणा के बेचराजी और बीजापुर में जनसभाएं की। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोर्चा संभाला। मान ने साबरकांठा की ईडर में रोड शो किया और बिजली बिल जनता के बीच उछाले। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये भाजपा लोग को दिखा देना जिन्होंने 4 दिन पहले बिजली आपकी महंगी की। हमारे बातें नहीं करते, काम करके दिखाते हैं भाई, सब काम करके दिखाते। 1 मार्च के बाद आपका बिल भी 0 आएगा, संभाल के रख लेना इसको। सड़कें बनेंगी, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, बिजली का बिल 0, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, दुकानदार की तरक्की होगी, व्यापारी की तरक्की होगी। ये सब कुछ खा गए भाई साहब, सब कुछ खा गए। तीसरा मोर्चा यानी कि कांग्रेस गुजरात के संदर्भ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चुनाव प्रचार किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 27 साल से गुजरात में किनकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। 27 साल हुकूमत करने के बावजूद भी अगर आप गुजरात के लोगों को नौकरियां दिलाने के काबिल नहीं है, पानी की व्यवस्था करने में काबिल नहीं है, बच्चों के शिक्षण देने में भी काबिल नहीं है, लड़कियों के शिक्षा के लिए आप काम नहीं करते, तो फिर किस काम के हैं आप? मैं पूछता हूं, क्योंकि बार बार कहा जाता है और उसमें देश के प्रधानमंत्री और राज्य के लोग भी यही बोलते हैं, हमारी डबल इंजन की सरकार है। भाई डबल इंजन की सरकार होते हुए ये बार बार फेल क्यों हो रहा है इंजन? आज के ललन टॉप शो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले कुछ आपको जानकारियां देते जाएं। यदि आपकी गुजरात की राजनीति में दिलचस्पी है तो हमारी लॉन्ग फॉर्म पॉलिटिकल इंटरव्यूज की सीरीज जमघट जरूर देखें, जिसमें हमने हिमाचल प्रदेश और गुजरात के सभी बड़े नेताओं से, सत्ता के दावेदारों से आपके हिस्से के सवाल पूछे हैं। इसके अलावा हमारे साथी अभिनव और रणबीर लगातार गुजरात के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं और यहाँ पर दिल्ली में हमारे साथी सौरभ, सिद्धांत और सोनल भी दौरा कर रहे हैं एमसीडी चुनाव के मद्देनजर। ये कवरेज भी आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ललन टॉप के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आखिरी में क्या है? आखिरी में आपको एक वीडियो के साथ छोड़ जाता हूं जो गेस्ट इन द न्यूज रूम का ट्रेलर है, ताकि आपको मेरे कहे पर भरोसा हो जाए कि क्यों ये एपिसोड आपके लिए बेहद जरूरी है। आखिर में वही बात जो हमेशा दोहराता हूं, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री, क्या मंजर था उस वक्त एम्स में? आप लोगों को कितनी देर पहले सूचित किया गया? सडनली हमारा जो एक कांस्टेबल, तो उस वक्त मेरे पास 2 कांस्टेबल्स हुआ करते थे, तो वो कांस्टेबल दौड़ता हुआ इमरजेंसी से आया कि डॉक्टर साहब जल्दी चलो,
इंदिरा गांधी को कुछ हो गया है। तो उस वक्त जो है फर्स्ट फ्लोर पर था डिपार्टमेंट और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हमारी इमरजेंसी डिपार्टमेंट थी। हार्डली को आधे मिनट की वॉक थी, मेरे कमरे से तो बहुत ही कम थी क्योंकि नज़दीक पड़ता, सीधी डायरेक्ट स्टेयरकेस थी जो अब बंद रहती है। तो मैं नीचे आ गया तो उस वक्त इंदिरा गांधी को लाए ही थे। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।